वो तेजी से दौड़ती हुई एक बुलंद इमारत के बड़े से दरवाजे में दाखिल हुई। उसकी हिरनी जैसी खूबसूरत आंखें आंसुओं से छलकने को तैयार थीं। दुपट्टा तो भागते हुए शायद रास्ते में कहीं गिर चुका था। कमर से जरा ऊपर तक आते घने काले बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर पसीना मोतियों की तरह टपक रहा था और उसकी गोरी रंगत डर की वजह से पीली पड़ चुकी थी। वो पार्किंग में खड़ी अनगिनत गाड़ियों के पीछे लुक छुपकर कोई सेफ जगह ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र एक काली गाड़ी पर पड़ी। वहां दो नकाबपोश लड़के गाड़ी की डिक्की खोले खड़े थे और अंदर से बड़े बड़े बैग्स निकाल रहे थे कि तभी अचानक उनके मोबाइल बजे और वो बैग उठाकर बाहर की ओर भागे। जल्दी में वो डिक्की को खुला छोड़ गए थे। देखो, यहीं कहीं होगी, आखिर जाएगी कहाँ? यहीं कहीं छिपी होगी। वो बचकर नहीं निकलनी चाहिए, वरना मालिक हमारी जान निकाल देंगे। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि उसे उन्हीं आदमियों की आवाज़ें बिल्कुल करीब से सुनाई देने लगीं जिनसे वो बचकर भाग रही थी। उसने अपने गुलाबी मोतियों वाले फ्रॉक को मुट्ठी में भींचा और आंखें बंद करके जमीन पर बैठ गई। फिर आंसू साफ किए और हल्का सा चेहरा बाहर निकाल कर देखा। वहां कोई मौजूद नहीं था, मगर आवाज़ें अब भी करीब से आ रही थीं। उसने अपने हाथों में पहनी चूड़ियों को मजबूती से पकड़ा ताकि उनकी छन छन दूर तक न जाए। फिर धीरे धीरे एक एक चूड़ी उतार कर रखी और फिर उसे अपनी अपोजिट साइड में जोर से फेंका। चूड़ियों की झनकार सुनकर वो आदमी उसी तरफ भागे। उस लड़की ने मौके का फायदा उठाया। गाड़ी की डिग्गी में बैठकर उसने डिग्गी को धीरे से बंद कर लिया। वो अभी उन आदमियों की आवाज़ें सुन रही थी। कुछ देर के बाद ही यशवर्धन सिंघानिया अपने हाथों से कुछ लाल रंग का तरल साफ करता हुआ गाड़ी के नज़दीक आया। उसका खास आदमी सागर भी उसके पीछे था। सागर, इस जगह को फौरन खाली करवाओ, उसने अपने साथ चलते सागर को सख्त अंदाज में हुक्म दिया। वो काले पैंट और सफ़ेद शर्ट में था। उसके लंबे बाल पोनी टेल में बंधे हुए थे। सुरमई आंखें हर तरह के एहसास से खाली थीं। डोंट वरी सर, सब कुछ साफ करवा दिया गया है। सागर ने मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलते हुए बेहद सम्मानित अंदाज में कहा। गुड। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों को छूकर गुजरी थी और फिर वो गाड़ी में बैठ गया। हाथ साफ करके रुमाल खिड़की से बाहर फेंक दिया। सागर ने एक सिगार जलाकर दिया जिसे उसने होठों में दबा लिया और गहरे कश लेते किसी सोच में डूब गया। उसका नाम था यशवर्धन सिंघानिया, जिसे हर कोई जानता था। गाड़ी ने लगभग 20 मिनट का सफ़र तय किया और एक शानदार आलीशान बंगले के सामने जाकर रुकी। दरवाजे से लगी दीवार पर यशवर्धन सिंघानिया के नाम की एक बड़ी सुनहरी तख्ती लगी हुई थी। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के रुकते ही एक नौकर ने भागकर दरवाज़ा खोला। सागर भी गाड़ी से बाहर निकला और सर झुकाकर उसके सामने खड़ा हो गया। अंदर से बैग्स निकालो और बेसमेंट में रखो, सागर को कहते हुए उसने डिग्गी की तरफ इशारा किया। जेब में रखा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने फ़ोन निकाला, नाम देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर यस करके कॉल कान से लगाई और सागर को जल्दी का इशारा करते कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। सागर ने उसके हुक्म पर अमल करते हुए जल्दी से गाड़ी की डिक्की का लॉक खोलना चाहा, लेकिन ये देखकर उसका दिल उछलकर गले में आया था कि गाड़ी की डिक्की तो पहले ही अनलॉक थी। हालांकि ये उसकी ही गलती थी और अब इस गलती की वजह से अगर कोई भी नुकसान होता तो उसे एक भयानक सजा भुगतनी पड़ती। उसने फौरन डिक्की खोली और दूसरे ही पल उसे एक और जोरदार झटका लगा जब उसने अंदर एक सहमकर लेटी हुई लड़की को देखा जो अपनी आंखें मीचे हुए थी। सर, अचानक ही उसके मुंह से चीख निकली। यशवर्धन, जो फ़ोन पर बिजी अंदाज में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, पलटकर नागवारी से सागर को देखा। सागर की नज़रें डिग्गी में थीं। डिग्गी में वो बैग मौजूद नहीं थे। मतलब साफ था कि वो कीमती बैग चुरा लिए गए थे और ये लड़की डिग्गी में अब वो बुरी तरह फंस चुकी थी। यशवर्धन ने उसका पीला पड़ा चेहरा देखा तो कुछ कहे बगैर फ़ोन काट दिया और तेजी से वापस सागर की तरफ कदम बढ़ाए। गाड़ी में लेटी वो आंखें बंद की हुई थी, मानो खुद को हर बुरी नज़र से बचा रही हो। लेकिन सागर की पुकार पर उसने झटके से आंखें खोलीं। अपने सामने खड़े जवान मर्दों को देखते ही उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। अगले ही पल वो उठने लगी जब डिक्की का ऊपर का हिस्सा उसके सर से टकराया और वो तकलीफ से जोर से कराह उठी, लेकिन फिर फौरन गाड़ी की डिक्की से बाहर निकली। यशवर्धन, जो तेजी से सागर की तरफ बढ़ रहा था, गाड़ी की डिग्गी से किसी लड़की को बाहर निकलते देखकर उसके कदमों की रफ्तार पल भर के लिए सुस्त पड़ी। गाड़ी तक पहुंचते ही उसने डिग्गी के अंदर देखा जो बिल्कुल खाली थी।
हाथ में पकड़े फ़ोन पर उसकी पकड़ सख्त हो गई। ये लड़की कौन है सागर? और वो बैग बैग कहाँ है? सागर उसे सीधा अपनी तरफ रुख करते देखकर बुरी तरह घबराया। माफ़ कीजिए सर, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं तो आपके साथ था और मैंने डिग्गी और गाड़ी खुद ही लॉक की थी। सागर ने जल्दी से सफाई दी, मानो डर से कहीं सामने खड़ा इंसान सुनने से पहले ही सजा न सुना दे, इसीलिए कांप रहा था। सागर के जवाब पर उसने नज़र घुमाकर उस लड़की को देखा जो खामोश मगर बेहद डरी हुई उन दोनों के सामने खड़ी थी। गुलाबी फिरोक पसीने में भीगी हुई थी, काजल आंखों के आसपास फैल गया था। उसके फैले हुए बाल पसीने से उसके चेहरे और उसकी गर्दन पर चिपके हुए थे। बैग्स कहाँ हैं? एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने छोटा सा लेकिन ठंडे अंदाज में सवाल पूछा था। सागर 2 कदम पीछे होकर सर झुकाए खड़ा हो गया। वो लड़की जवाब दिए बगैर पीछे हटी। बैग्स कहाँ है मैंने पूछा? यशवर्धन ने दोबारा चीख कर पूछा, लेकिन इस बार अंदाज में वार्निंग भी साफ झलक रही थी। वो जो सहमी खड़ी थी सामने खड़े इंसान के गुस्से से उसकी टांगें कांपने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। यशवर्धन ने कुछ पल उसे देखा, फिर सागर को पुकारा। सागर, जी सर, फौरन जवाब आया। इसे नीचे ले जाकर रानी के हवाले कर दो। मेरे नीचे आने तक ये लड़की सब कुछ उगल दे। लड़की को देखते हुए उसने सख्त अंदाज में कहा, जबकि वो उसकी बात सुनकर बुरी तरह डर गई। तेजी से पीछे हटी और नाम में सर हिलाने लगी। फिर किसी को न देखकर वो तेजी से बाहरी दरवाजे की ओर भागी थी। सागर के एक इशारे पर गार्ड ने उसके बाजू को मजबूती से जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, छोड़ दो मुझे। वो गार्ड से कहकर रोती हुई अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर उसे वापस अंदर की तरफ घसीटने लगा। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। अपना हाथ छुड़ाते हुए वो जमीन पर गिर गई। यशवर्धन उसे घसीटते हुए देखने लगा। यशवर्धन ने सागर को उस लड़की की तरफ इशारा किया और खुद गाड़ी में बैठ गया। सर, आपके लिए। यशवर्धन के नागवार से देखने पर उसकी चलती जबान रुक गई। जरूरी काम से जा रहा हूँ, वापस आने तक ये लड़की सब कुछ उगल चुकी हो। सागर को वार्न करते हुए वो गाड़ी में बैठा और झटके से गाड़ी रिवर्स करते हुए निकलता चला गया। इसे नीचे ले जाकर रानी के हवाले करो, गार्ड को समझाते हुए वो रानी का नंबर मिलाने लगा। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो गलती से डिक्की में छुपी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। वो चिल्ला रही थी, मगर वहाँ सब ऐसे थे जैसे बहरे हों। भगवान से डरो तुम लोग, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो चीखती रही, लेकिन उसकी चीखों का कोई असर नहीं हो रहा था। रानी के फ़ोन उठाने पर वो उससे यशवर्धन के हुक्म से आगाह करने लगा। यशवर्धन ने गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी की और गाड़ी को लॉक करते लिफ्ट में दाखिल हुआ। उसने 5वीं मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाज़ा अभी बंद होने ही वाला था कि एक लड़की हाथ आगे करती हुई अंदर आई। माफ़ कीजिएगा, उसने हाँफती हुई सांसों के साथ मुस्कुराते हुए कहा। यशवर्धन ने कोई जवाब दिए बगैर पैंट की जेबों में हाथ डाले और सामने देखते खड़े रहा। मगरूर कहीं का। लड़की उसे देखते हुए दिल में बड़बड़ाई, जब अचानक एक झटके से लिफ्ट रुक गई। ओह, ये क्या हुआ? लड़की फौरन उसकी तरफ मुड़कर पूछने लगी। मुझे नहीं पता, यशवर्धन ने संजीदगी से जवाब दिया और अपने मोबाइल पर किसी को फ़ोन लगाने लगा। उसी पल वो लड़की एक झटके से उसके करीब आई और उसका बाजू थामा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है। यशवर्धन ने हैरत से उसे देखा, जो आंखें बंद किए अपने गाल उसके बाजू से लगाए खड़ी थी। उसे बहुत झंझलाहट हुई। वो अजीब नज़रों से उस लड़की को अपना बाजू पकड़े देखने लगा। छोड़ो, उसने अपना हाथ झटक कर लड़की को खुद से दूर किया और उसे गुस्से से घूरने लगा। उसकी सुरमई आंखों में हल्की सी लाली दिखने लगी थी। पोनी से कुछ बाल निकलकर उसके साफ चेहरे पर एक तरफ हो गए थे। मैं यहाँ डर रही हूँ और आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, वो लड़की हैरत और दुख की हालत में बोली। यशवर्धन ने कोई जवाब दिए बगैर फ़ोन कान से लगा लिया। हाँ सौम्या, ये लिफ्ट क्यों बंद हो गई? कौन सी लिफ्ट? दूसरी तरफ से हैरानी से पूछा गया। तुम्हारे फ्लैट की लिफ्ट। उसने लड़की पर एक नागवार नज़र डाली थी और दांत पीसते हुए पूछा। अच्छा, आप आ गए? रुकिए, मैं देखती हूँ, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैंने अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दी है। ये कहने के साथ ही वो फ़ोन काट गई। यशवर्धन ने एक गहरा सांस लिया और ख़ुद पर बर्दाश्त करने की सरतोड़ कोशिश की। वो वैसे भी घर से बहुत गुस्से में निकला था, क्योंकि उसके करोड़ों का माल गायब हो गया था और इसकी वजह यकीनन वो डिग्गी वाली लड़की थी।
वो तो उसी वक्त उसे सब कुछ उगलवा लेता अगर सौम्या उसे रोते हुए फोन न करती। और अब पहले लिफ्ट का रुकना, फिर उस चिपकू और अजीबोगरीब लड़की का साथ होना। उसने अपना माथा मसला और खुद को ढीला छोड़ दिया कि तभी लिफ्ट को एक जोरदार झटका लगा। वो सीधा खड़ा था, अचानक झटका लगने की वजह से लड़खड़ाया और सीधा उस लड़की पर गिरा। औच! मेरी कमर! अपने ऊपर इतना भारी वजन महसूस करते वो लड़की एकदम से चिल्ला उठी। खामोश हो जाओ! यशवर्धन फौरन उस पर से हटते हुए गरजा। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपकी वजह से मेरी कमर पर इतनी बुरी तरह से चोट लगी है। आंखों में आंसू भरे हुए वो मुंह बनाते हुए बोली। यशवर्धन ने और गुस्से का इजहार किया और उसकी तरफ मदद के लिए हाथ भी बढ़ा दिया, क्योंकि कुछ भी हो वो गिर तो चुकी थी। वो पहले तो उसे हैरत से देखने लगी, फिर मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामकर खड़ी हो गई। वैसे ये बड़ा फिल्मी मंजर था, है ना? एक दिलकश इत्तेफाक या फिर वक्त की खूबसूरत साजिश? वो लड़की कुछ देर खामोश रहने के बाद शरारती अंदाज में बोली। यशवर्धन ने गर्दन मोड़कर उस लड़की को देखा। जीन्स और ढीली ढाली सी टी शर्ट में बालों को कंधे पर डाला हुआ था और हल्के फुल्के मेकअप में वो लड़की 21-22 साल की थी। कोई शक नहीं था, बहुत खूबसूरत भी थी। यशवर्धन ने लड़की की बात पर हाँ में सर हिलाया, फिर फोन निकालकर दोबारा सौम्या का नंबर डायल किया। जी भाई, बस आधा घंटा लगेगा। फोन उठाते ही सौम्या ने जल्दी से कहा। अगर आधा घंटा लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दोस्त मुझसे जिंदा बच सकेगी, दांत पीसते हुए सख्ती से कहा। सौम्या के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा, जबकि उसके साथ खड़ी लड़की का मुंह भी खुल गया था। मेरी मेरी कौन सी दोस्त भाई? आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं समझी। फौरन अनजान बनते हुए पूछा। सौम्या? यशवर्धन ने उसे हल्की सी डांट लगाई थी। ओ भाई, क्या वाकई मेरी दोस्त आपके साथ लिफ्ट में है? हाँ, वो आने वाली थी पर मैं भूल गई थी, हंसते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा। वो कैसे भूल गई थी कि वो उसकी रग रग से वाकिफ था। सौम्या, अगर 2 मिनट में लिफ्ट ना चली तो अपनी दोस्त की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। जेब से गाड़ी की चाबियां निकाली, जिसके साथ ही एक तेज धार चाकू बाहर निकला। सामने खड़ी सौम्या की दोस्त के तो पसीने छूट गए। भाई, सौम्या ने सदमे से पुकारा। सौम्या, लिफ्ट चला दे यार! यशवर्धन के कुछ भी कहने से पहले अंदर खड़ी लड़की चिल्लाई थी। भाई, बहुत बुरे हैं आप! गुस्से से कहते हुए सौम्या ने फोन काट दिया। 1 मिनट के बाद ही झटके से लिफ्ट दोबारा चल पड़ी। मेरे यहाँ रहने तक तुम यहाँ नहीं आओगी। लिफ्ट रुकते ही तुम वापस नीचे जाने का बटन दबाओगी। उंगली उठाकर यशवर्धन ने उस चुलबुली सी लड़की को वार्न किया। वो लड़की तेजी से हाँ में सर हिला गई। जी जान से सौम्या के भाई पर जो क्रश हुआ था वो एक पल में डर में बदल गया था। लिफ्ट रुकने पर वो लड़की भी फौरन बाहर निकलने लगी, लेकिन यशवर्धन को देखते ही वो घबराहट में वापस लिफ्ट के अंदर चली गई। उसने जल्दी से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया और लिफ्ट बंद होते ही एक गहरा सांस लिया था, जैसे जान बची हो। यशवर्धन ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुद ही खुलता चला गया। वो धीरे से मुस्कुराया। नाराजगी में भी उसके स्वागत के लिए दरवाजा पहले से खुला था। वो दरवाजा बंद करके अंदर दाखिल हुआ। लॉन से गुजरते हुए वो सौम्या के कमरे में पहुंचा। वो बिस्तर पर सुकून से बैठी टीवी पर टॉम एंड जेरी देख रही थी। यशवर्धन कुछ देर तक उसका इंतजार करता रहा कि वो कुछ बोले, फिर खुद ही उसके बराबर में बैठता उसका कार्टून देखने लगा। अब तो सौम्या का पारा चढ़ने लगा। उसने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने मुंह पर रखी, फिर रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। मैं देख रहा था, यशवर्धन ने गर्दन मोड़ते हुए नाराजगी से कहा। लेकिन सौम्या के रद्द अमल पर वो झटके से उठ बैठा। सौम्या ने हाथ में पकड़ा रिमोट झटके से जमीन पर देकर तोड़ दिया था, जमीन पर मारकर तोड़ दिया था। यहाँ क्यों आए हैं आप? वो घुटनों के बल उसके सामने खड़ी हुई और दोनों हाथ कमर पर टिका लिए। तुम्हारे बुलाने पर, तुमसे मिलने, सादगी से जवाब दिया। अच्छा, बहुत आज्ञाकारी बनते हैं ना आप मेरे? उसने दांत पीसते हुए पूछा। हाँ, क्यों? कोई शक? संजीदगी से पूछा, मगर आंखों में शरारत भरी हुई थी। मेरी दोस्त को जान से मारने की धमकी क्यों दी आपने? गुस्से से बिलबिलाते हुए वो बिस्तर से नीचे उतरी और गुस्से से यशवर्धन को घूरने लगी। सिर्फ धमकी दी? यकीन करो वो तुम्हारी दोस्त थी, सिर्फ इसलिए लिफ्ट से जिंदा वापस गई है। सौम्या के सामने आते उसने संजीदगी से जताया। वरना क्या करते आप? मार देते? सौम्या ने सदमे की हालत में पूछा। हाँ, बहुत ही साफ दिल से सर हिलाया।
मैंने कहा है ना, ये दादागिरी मेरे मामलों में मत दिखाया करें। वो एकदम परेशान होती रुहासी हो गई। मैंने उसे मारा तो नहीं, सिर्फ धमकी दी। और जो उसकी हरकतें थी ना, मेरे सिवा कोई दूसरा शरीफ इंसान होता तो मुंह तोड़ देता उसका। एकदम उसके अंदाज में नागवारी उतर आई थी। वो किसी दूसरे के करीब जाती ही क्यों? वो आपको पसंद करती है भाई, तो ना पसंद करे, और अब शायद करेगी भी नहीं। उसकी पीली रंगत याद करते हुए यशवर्धन ने जताते हुए अंदाज में कहा, उससे शादी कर लें, वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, भोली भाली। आखिर में तारीफ करते वो मुस्कुराई। बदतमीज बदतमीज, बेहुदा, बेहया, चीप चीप लड़की। और वैसे भी वो मेरे स्टैंडर्ड की नहीं। मेरी बीबी मेरे जैसी होगी। यशवर्धन का इत्मीनान का भरा जवाब आया। गुस्से से कांपते हुए उसने दांत देने के अंदाज में सर हिलाया। उससे नहीं करनी ना शादी, तो किसी और से कर लें, पर प्लीज़ शादी तो कर लेना। इस बार सौम्या ने बहुत संजीदगी से कहा, मेरी शादी से तुम्हारा क्या संबंध? अचानक इतनी ज़रूरी क्यों हो गई? वो अब वाकई हैरान था। पहले तो वो कभी शादी का जिक्र भी नहीं करती थी। मेरी 2 दोस्तों की मंगनी हो गई और अब तीसरी की भी जल्दी हो जाएगी। फिर कुछ समय में शादियां भी हो जाएंगी, पर मेरी मंगनी नहीं हुई। यशवर्धन ने संजीदगी से उसे देखा। सौम्या की शादी का ख्याल तो उसे कभी आया ही नहीं था, और ना ही उसने कभी इस बात पर गौर किया था। अब उसे गौर से देखने पर एहसास हुआ कि वो उंगली पकड़कर चलने वाली सौम्या जवान हो चुकी थी, शादी के काबिल। तुम शादी करना चाहती हो? कुछ देर के बाद गहरी सांस लेते हुए उसने पूछा, कोई लड़का पसंद है? उसके पूछने पर सौम्या ने उसे गुस्से से घूरा। मैं भी संजना और प्रताप सिंघानिया की औलाद हूँ, और यशवर्धन सिंघानिया से ज़्यादा मजबूत कैरेक्टर रखती हूँ। यशवर्धन ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो मास्टर्स पूरा कर लो, फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी धूमधाम से शादी करूँगा। यशवर्धन के कहने पर सौम्या ने जोर से आंखें बंद कर लीं। फिर तो हो गई मेरी शादी। वो मुझे आपको एक ज़रूरी बात भी बतानी थी। क्लास की लड़की प्रिया फिजिक्स के सर की बहुत ही पसंदीदा स्टूडेंट है, और जब से मेरी प्रिया से लड़ाई हुई है, वो बस मुझसे हर छोटी छोटी बात पर बदला लेते रहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस साल मुझे फिजिक्स के पेपर में फेल कर दिया। यशवर्धन ने गुस्से से उसकी बात उचक ली। हाँ, आंखों में आंसू उमड़ आए। इस साल भी फेल कर दिया? उसने भी पर जोर दिया था। हाँ, सौम्या ने नजरें चुराते कहा। ओ गॉड सौम्या, इस साल भी तुम फेल हो गई? वो बेयकीनी से अपना सर पकड़ गया। अगर इस दुनिया में कोई था जो उसे परेशान करता था, तो जो उसके बर्दाश्त की हदों को आजमाता था, तो वो सौम्या सिंघानिया ही थी। उससे 5 साल छोटी उसकी बहन। इतने बड़े डॉन हैं, लोग जानते हैं, ऊंचे ऊंचे लोगों से पहचान है आपकी। एक कॉल करें, 5 तो दूर पूरी डिग्री दे देंगे। वो विनती करने लगी। मैं ऐसे काम नहीं करता सौम्या, यशवर्धन ने सख्ती से कहा। दुनिया के सारे गलत काम करते हैं, ये नहीं कर सकते। वो भी गुस्से से बोल गई। उसका दूसरा जुमला यशवर्धन को अपनी जात पर तंज लगा। मैं बड़े बड़े गलत काम करता हूँ, ये चिंदी चोरी वाले काम नहीं। अचानक ठंडे अंदाज में कहा। सौम्या उसके बदले अंदाज पर फौरन सीधी हुई। सौम्या, मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, और परसों टेस्ट में तुम क्लियर हो जाओ, वरना मैं 40 की उम्र तक तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। चाहो तो कसम ले लो। फ़ोन कान से लगाते हुए सौम्या को घूरते हुए जताया। बहुत बुरे हैं आप। गुस्से से सोफे का कुशन कारपेट पर फेंक दिया और पैर पटकते हुए अंदर कमरे में चली गई। गाड़ी घर के पोर्च में रुकी। गाड़ी से आर्यन जल्दी से उतरा और अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। उसने दरवाजे के बाहर रुककर अपनी शर्ट सही की बालों में तेजी से हाथ फेरते हुए गहरा सांस लेते हुए होंठों पर मुस्कुराहट सजाई और अंदर दाखिल हुआ। हेलो, मैं आर्यन मिश्रा। वो मुस्कुराते हुए अपनी माँ के बराबर में बैठा। भगवान बुरी नज़र से बचाए बेटा, बहुत प्यारे हो, सामने बैठी एक औरत ने मोहब्बत से कहा। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। सबने खास तौर पर सामने बैठे अंकल और आंटी ने आर्यन से कई तरह के सवाल पूछे। उन्होंने देखा कि वो 4 लोग थे। एक लड़की जो बेहद खामोशी से नजरें झुकाए बैठी थी, एक थोड़ी मोटी सी लड़की जो चाय पीते हुए उनके बारे में बातें पूछ रही थी, और
और एक बूढ़ा सा जोड़ा जो यकीनन लड़की के माँ बाप थे खामोश बैठी। दूध जैसी सफ़ेद रंगत, सर पर दुपट्टा लिए, आंखें झुकाए वो लड़की बहुत प्यारी थी। आर्यन का दिल किसी डर से धड़क उठा कि कहीं वही लड़की उसके लिए पसंद न की गई हो। उसने अचानक ही अपनी माँ को देखा। सफ़ेदी की दुकान क्यों पसंद की? उसने माँ को देखते हुए बेबसी से सोचा। हमें तो आर्यन पसंद है, आप मशवरा करके बता दें, एक बार आर्यन से भी पूछ लें। और बेटा, अगर आप नैना से बात करना चाहें तो कर सकते हैं। अरे नहीं, नैना तो हमें पहले से पसंद थी। आर्यन की पसंदीदगी के बाद ही हमने आपको बुलाया था। आर्यन के कुछ कहने से पहले ही उसकी मम्मा ने कहा और उठकर नैना की तरफ बढ़ी, जबकि आर्यन तो सदमे से उन्हें मुंह खोले देखने लगा। जब उन्होंने मोहब्बत से मिठाई लड़की और फिर आर्यन के मुंह में डाली थी, वो तो सही से मिठाई भी ना चबा सका था कि वहां बैठे उसके होने वाले ससुर उसके गले मिले। उसने एक नज़र उस लड़की को फिर से देखा जो शर्माई सी नजरें झुकाए बैठी थी। गाड़ी पोर्च में रुकी। सागर वहीं यशवर्धन के इंतजार में खड़ा था। गाड़ी रुकते ही वो तेजी से आगे बढ़ा। मेरी टी शर्ट लेकर आओ जल्दी से। जल्दी जल्दी अंदर आकर यशवर्धन ने अपनी सफ़ेद शर्ट उतारी और लॉन्च के सोफे पर फेंक दी। सागर फौरन यशवर्धन के कमरे की तरफ भागा और काले रंग की एक स्लीवलेस टी शर्ट लाकर उसे थमा दी। यशवर्धन ने टी शर्ट पहनते हुए कमरे में दाखिल हुआ। वहां मौजूद एक दरवाज़ा खोला जिसकी सीढ़ियां नीचे बेसमेंट में उतरती थीं। वो तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए बिल्कुल खामोशी से नीचे उतर गया। सागर ने थूक निगला। उसकी खामोशी बता रही थी अब उसके बर्दाश्त की हद हो चुकी है। तुम रुक क्यों गए सागर? अंदर आओ। यशवर्धन ने पलट कर सागर को देखा। सागर फौरन उसके साथ नीचे उतरा। कमरे में दाखिल होते सागर की नज़र रोशनी के नीचे कुर्सी पर निढाल और जख्मी लड़की पर पड़ी, जिसके पीछे रानी कुर्सी पर बैठी थी। अनन्या की हालत काफी जख्मी हो चुकी थी। नाम क्या है तुम्हारा? कुर्सी घसीट कर यशवर्धन अनन्या के सामने बैठा और जेब से सिगरेट निकाल कर होठों में दबाई। रानी जो थककर आंखें मूंद गई थी, अपने बॉस की ठंडी आवाज सुनकर फौरन होश में आई और सीधी खड़ी हुई। सर, ये लड़की कुछ नहीं बता रही। मैंने बहुत कोशिश की, सिर्फ ये। यशवर्धन के इशारे पर वो खामोश हो गई। माफ़ कीजिएगा सर, रानी ने फौरन कहा। नाम क्या है तुम्हारा? वो उस लड़की की बार बार बंद होती और खुलती आंखों को देखकर ठंडे अंदाज में पूछने लगा। बेहोशी से निढाल वो बार बार अपने होश को काबू करने की कोशिश करते हुए उस इंसान को देखने की कोशिश कर रही थी जिसकी मौजूदगी और आवाज़ उसे आधी बेहोशी में भी किसी खतरे का अलार्म दे रही थी। जाने दो। उसके मुंह से हल्की आवाज़ में सिर्फ इतना ही निकला। यशवर्धन ने रानी को इशारा किया। उसके इशारे को देखते ही रानी फौरन आई और पानी के एक बड़े साइज की बोतल उस लड़की के सर पर उंडेल दी। अचानक ठंडे पानी को अपने ऊपर महसूस करते ही वो झटके से सीधी हुई। उसका दिमाग पहले सुन्न हुआ और फिर धीरे धीरे जागने लगा। नाक में पानी जाने के कारण उसे जोरदार फंदा लगा था। उसने पूरी आंखें खोलकर सामने देखा। ये वो पल था जब उसने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुई क्योंकि उसका जिस्म कुर्सी से बंधा हुआ था। ये वही आदमी था जिसके कहने पर उसके साथ इतना वहशी सलूक किया जा रहा था, और वो अब क्या करने की सोच रहा था, ये ख्याल ही डरावना था। इसे पानी पिलाओ। सिगरेट का गहरा कश लेते हुए यशवर्धन ने एक और हुक्म दिया। रानी ने पानी की बोतल उस मासूम के मुंह से लगा दी। आधा पानी हलक में गया और आधा नीचे गिरने लगा। नाम क्या है तुम्हारा? लड़की को गौर से देखते हुए तीसरी बार उसने वही बात दोहराई और सिगरेट नीचे फेंक दिया। मेरा नाम अनन्या है। मैं आपकी नाजुक जान पर कोई जुल्म नहीं करना चाहता, क्योंकि अब जो जुल्म होंगे वो आपका वजूद झेल नहीं पाएगा। इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी अपनी जान होती है। क्या फ़ायदा होगा इस वफादारी का जब जिंदा ही न बचोगी? ग़ुलामी के लिए तो जिंदा रहना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी सबसे कीमती होती है ना? उसने आखिर में उसी से सवाल पूछा। वो बस थूक निगलते हुए डरी हुई नज़रों से उसे देखने लगी। इसलिए अब झूठ मत बोलना, जो पूछूं सीधे सीधे साफ साफ बताना, ठीक है? मुस्कुराते हुए बेहद नरमी से कहा। उसकी मुस्कुराहट पर अनन्या को थोड़ी रिहाई की उम्मीद नजर आई। वो फौरन सर हाँ में हिला गई। उसकी इस हरकत पर यशवर्धन की मुस्कुराहट गहरी हुई, जबकि पीछे खड़ी रानी ने अफसोस से उस लड़की को देखा
जो यशवर्धन की मुस्कुराहट पर सुकून से हो रही थी। उसकी मुस्कुराहट जादू भरी थी, लेकिन दिली मुस्कुराहट सिर्फ सौम्या जहांगीर को देखकर ही आती थी। बाकी सबके लिए वो इस मिसाल पर अमल करता था, हंसते हंसते लगा दो रस्ते। किसके लिए काम करती हो? यशवर्धन का सवाल सुनते ही अनन्या परेशानी से उसे देखने लगी कि किसी के लिए नहीं। वो बहुत मासूमियत से बोली। यशवर्धन का नरम रवैया देखते उसे ये वहम हुआ था कि वो यकीन कर लेगा। उसके जवाब पर यशवर्धन की मुस्कुराहट होंठों में सिमट गई। कुछ देर अनन्या को देखने के बाद वो फिर मुस्कुराया। मेरे बैग्स जो गाड़ी की डिग्गी में थे वो कहाँ हैं? बहुत ही ठंडे अंदाज में पूछा। मुझे नहीं मालूम। उसकी आंखों में तेजी से नमी उतरने लगी। बैग्स कहाँ हैं और किसके लिए काम करती हो? उसने फिर अपनी बात दोहराते हुए इस बार सख्ती से पूछा। न जाने वो क्यों अब तक रुका हुआ था। क्या चीज उसे रोक रही थी वो खुद नहीं जानता था, वरना अब तक उस लड़की को उसके अंजाम तक पहुंचा चुका होता जो उसके भारी नुकसान की वजह बनी थी। वो इम्पोर्टेंट्स बैग्स थे। उनके सैंपल पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलते थे। चोरी भी तुमने यशवर्धन सिंघानिया की गाड़ी से की है और उसमें खुद सवार भी हो गई, ताकि ये साबित हो कि मुजरिम खुद तो साथ नहीं आता ना। लेकिन तुम गलत हाथ में आई हो। तुम्हारा हुस्न और ये गुमराह करने का तरीका यशवर्धन सिंघानिया पर हरगिज काम नहीं कर सकता। एक एक शब्द चबाकर बोला था। कमरे में गर्मी हद से ज्यादा बढ़ रही थी और उस पर सितम ये कि वो दोबारा सिगरेट जला रहा था। रानी को घुटन का एहसास हुआ, पर वो कुछ बोल न सकी और ना ही यहाँ से बाहर जा सकती थी। मैं कुछ नहीं जानती। मैं सच कह रही हूँ। मेरे पीछे गुंडे लगे थे। मैं तो इस शहर की भी नहीं हूँ। मुझे यहाँ अगवा करके लाया गया था। बल्कि मैं जिनके साथ रहती थी उन्होंने मुझे बेच दिया था। वो बताते बताते रो पड़ी। फिर जिस औरत ने मुझे खरीदा था उसने मुझे एक गुंडे जैसे आदमी को बेच दिया। मैं मुश्किल से वहाँ से भागी, पर उसके गुंडों ने मुझे देख लिया। मैं भागते भागते बिल्डिंग के अंदर घुसी थी। वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थीं और वो लोग मेरे पीछे आ गए थे। फिर वहाँ एक गाड़ी से 2 आदमी को सामान निकाल रहे थे। फिर उनका फ़ोन आया और वो भाग गए। गाड़ी की डिग्गी बंद करना भूल गए शायद, तो मैं उसमें छुप गई। उसके बाद मैं ही आ गई। मुझे नहीं पता कि कौन से बैग, ये भी नहीं पता था कि आप हैं कौन और गाड़ी किसकी है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानती। कुछ भी नहीं, मेरा यकीन करें। वो रोते हुए यशवर्धन को सब कुछ बताने लगी और वो सिगरेट के कश लेते हुए खामोशी से उसे सुनता चला गया। उसके चुप होने पर यशवर्धन ने सर हाँ में हिलाया। दिलचस्प, अच्छी थी कहानी। मैंने सुन लिया जो तुम्हें सुनाना था। अब वो सुनाओ जो मुझे सुनना है। मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। यशवर्धन ने हाथ की 2 उंगलियां मिलाकर रानी को इशारा किया। उसके इशारे पर रानी कमरे के कोने में लगे रैक से एक डिब्बा उठाकर लाई। उसमें से कीड़ा निकालकर अनन्या के कंधे पर रखा, जो आज़ादी पाकर तेजी से उसकी गर्दन पर चढ़ने लगा। मैं नहीं जानती। तकलीफ और डर के एहसास से आंखें मीचती वो बेबसी से चिल्लाई थी जब यशवर्धन के इशारे पर उसकी गर्दन पर एक और कीड़ा रखा गया। वो बुरी तरह चीखने लगी। हटाओ हटाओ इसे। यशवर्धन के इशारे पर पीछे खड़ी रानी ने वो केकड़ा उसकी गर्दन से उठाकर वापस डिब्बे में डाला। आखिरी मौका है, बता दो बैग्स कहाँ हैं? थोड़ा आगे झुकते हुए उसने इंतहाई सर्द अंदाज में पूछा कि सामने कुर्सी से बंधी लड़की का वजूद डर से झंझना उठा। मैंने पूछा बैग कहाँ हैं? किसको दिए तुमने? और यहाँ किसके कहने पर आई हो? अब के वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया था। उसके करोड़ों का नुकसान उस लड़की की वजह से हो चुका था। मैं नहीं जानती। वो बेबसी से फिर चिल्लाई जब पीछे खड़ी रानी ने उसके बाल दबोचे। अगर बता दोगी तो रिहाई मिल सकती है और तुम्हारे बॉस से तुम्हें बचा भी सकते हैं। सिर्फ एक बार नाम बता दो जिसके लिए ये काम किया है। रानी उसके कान के करीब दांत पीसते हुए गुर्राई थी, जबकि यशवर्धन अब गहरे कश लेते उस धान पान नाजुक सी लड़की को देख रहा था, जो यकीनन बहुत मजबूत इरादों की मालिक थी, जो अब तक मैं नहीं जानती की रट लगाए बैठी थी। रानी ने अफसोस से उसका सर झटका। शायद वो सामने बैठे इंसान को सही तरीके से जानती नहीं थी, या जिस गैंग से वो थी उसकी ट्रेनिंग बहुत सख्त थी। सामने सिगरेट के गहरे कश लेता वो उसका जायजा लेने लगा। गुलाबी फ्रॉक अब बहुत गंदा हो चुका था। उसके रेशमी बाल बुरी तरह बिखरे हुए चेहरे के जख्मों पर चिपके हुए थे।
होठों से खून की लकीर अब सूख कर जम चुकी थी, फिर भी उसका हुस्न कातिल था। हिरनी जैसी आंखों में डर झलक रहा था, लेकिन वो डर नहीं। यशवर्धन यशवर्धन सिंघानिया को वो परेशानी लगी। उसकी आंखों में वो भाव नहीं था जो यहाँ कैद होकर आने वालों का होता था, जो यशवर्धन सिंघानिया का असल चेहरा देखने वालों का होता था। वो नाजुक सी लड़की बहुत मजबूत इरादों की थी। तुम्हारे जिस्म से रेजा रेजा करके मैं अपने कुत्तों को, तब भी कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ नहीं आएगा। ये आखिरी ऑफर है, नाम बताओ उसका, तुम्हें सुरक्षा के साथ दूसरे देश पहुंचा दूंगा। सिगरेट को जमीन पर फेंकते हुए वो उसके करीब झुका और बहुत नरमी से बोला। एक पल को उसे समझ नहीं आया वो उसके नरम अंदाज पर सुकून से हो या उसकी धमकी पर रोए। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं नहीं जानती। मैं किसी गैंग से संबंध नहीं रखती। वो बेबसी से रोते हुए फिर वही बात दोहरा रही थी जो उनकी कैद में आने के बाद अब तक न जाने कितनी बार कह चुकी थी। यशवर्धन ने गहरी सांस लेते हाँ में सर हिलाया, पीछे हुआ, एक गहरी नज़र उसके वजूद पर डालकर गहराई से मुस्कुराया। फिर उसके पीछे खड़ी रानी को देखा। रानी उसका इशारा समझकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ पलों के बाद वापस आई तो उसके हाथ में 2 प्लास थे। नहीं, वो लड़की तेजी से सर नामे हिलाती पीछे होने लगी, लेकिन कुर्सी से बंधे होने के कारण हो न सकी। वो सहमकर यशवर्धन को देखने लगी। हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। न जाने अगले पल वो क्या करने वाला था उसके साथ। तुम्हारा वजूद मेरे डर से कांप रहा है। तुम मुझसे इतनी डर रही हो कि देखने में लगता है अगली सांस भी नहीं ले पाओगी। वो उसको देखते हुए तंजी अंदाज में बोला, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे वजूद का साथ नहीं दे रही। इनमें जर्रा बराबर डर की परछाई नहीं दिख रही। और जानती हो इसका मतलब क्या है? वो आंखें मीचती तेजी से सर नामे हिलाने लगी। अब वो कैसे आंखों में डर लाती और कैसे उसे दिखाती। मतलब ये है कि तुम झूठ कह रही हो, नाटक कर रही हो। तुम जानती हो कि वो बैग्स कहाँ है, पर तुम नहीं बताओगी। अच्छी बात है, इंसान को अपने मालिक का ऐसे ही वफादार होना चाहिए। और मैं भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करके देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी वफादारी कब तक कायम रहती है। ठंडे अंदाज में कहते वो हल्का सा पीछे हुआ। डर की एक तेज लहर सामने बैठे वजूद में दौड़ गई। भगवान के लिए छोड़ दे मुझे। वो गर्दन नीचे झुकाए सिसक पड़ी। होंठों से रिश्ते खून का कतरा उसकी गोद में गिरा। जब झटके से पीछे खड़ी रानी ने बालों को झटका दिया, उसका चेहरा झटके से ऊपर हुआ और अगले ही पल उसकी नज़र सामने बैठे इंसान की सुरमई आंखों पर पड़ी, जो बिल्कुल बेभाव थी। कोई भाव नहीं था उनमें। मैंने इतनी बार अपनी बात कभी नहीं दोहराई, कभी नहीं। तुम दूसरी थी जिसको बार बार मौका दिया। पहली उसकी बहन सौम्या थी, पर हर किसी को इज्जत रास नहीं आती। कहने के साथ ही उसने उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में दबोचा, और जो उसके हाथ में भी डर से थरथरा रहा था। भगवान की सौगंध, मैं नहीं जानती कि वो बैग्स कहाँ है। मेरा किसी गैंग से कोई संबंध नहीं। वो आंखें डर से सख्ती से मीचती रो पड़ी, लेकिन अगले ही पल पिलास अपनी उंगली पर देखते डर से सांस रुकने लगी। वो होश खोती वहीं कुर्सी पर झूल गई। मम्मा, ये सब क्या था? मेहमानों के जाते ही आर्यन फौरन बोल पड़ा। इतनी देर से कितनी मुश्किल से उसने खुद पर बर्दाश्त किया था, ये वही जानता था। क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिरकार तुम्हारे बुढ़ापे से पहले तुम्हारी शादी हो जाएगी। आखिर में शरारत से कहते हुए उसकी माँ ने मिठाई उठाई। आपने झूठ क्यों कहा कि मेरी रजामंदी है? बल्कि मैं खुश हूँ, उसने उलझते हुए पूछा। तो क्या गलत कहा? कितनी प्यारी बच्ची है। गोरी चिट्टी, कोई इनकार कर सकता है भला? उन्होंने अपनी होने वाली बहू को ख्यालों की आंख से देखते हुए मोहब्बत से कहा। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, मैं कर रहा हूँ। मुझे वो लड़की नहीं पसंद, ना ही मैंने उससे शादी करनी है। क्या बकवास है आर्यन, क्यों नहीं करनी? क्या बुराई है उस बच्ची में? मेघना जी गुस्से से पूछने लगी। उसमें कोई बुराई नहीं, पर मुझे नहीं पसंद बस। वो कितनी गोरी है यार। मामा, थोड़ा खुद देखें। मुझे मीठी शक्ल की सांवली सी लड़कियां पसंद हैं। उसने 10 बार दोहराई हुई बात अपनी दोबारा से दोहराई थी। कुछ तो डर करो। इतनी हसीन लड़की तुम्हारे लिए ढूंढी, पर तुम्हारी तो ये जो अनग्रेटफुल होने की आदत है, ये कभी नहीं जाएगी। मेघना जी ने गुस्से में आते हुए मिठाई का पीस वापस प्लेट में रखा जो वो खाने वाली थी। मामा, बस आप मना कर दें। आर्यन ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। तुम लड़के कभी खुद को तो देखते नहीं हो। टेढ़ी नाक के साथ भी लड़कियां तुम्हें रिजेक्ट ही करनी है। मामा, क्या टेढ़ी नाक? आपको मेरी नाक टेढ़ी लगती है?
सदमे से अपनी नाक को छूते हुए वो चिल्लाया, हाँ है टेढ़ी, और नहीं है तो अब हो जाएगी। जो दूसरों में कमियां निकालते हैं ना, उनमें ऐब खुद भगवान निकाल देता है। और इस रिश्ते के लिए अब मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जबान दे चुकी हूँ। उन्होंने फैसला सुनाते अंदाज में कहा, मुझे नहीं पता मम्मा, कैसे भी मना करें, कोई भी बहाना करें पर मना करें, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। सफ़ेदी की दुकान, कहने के साथ ही वो बिना रुके कमरे में घुस गया। हाय भगवान, देखो तो रियान के बच्चे कैसे अपनी माँ को इस उम्र में रुस्वा करना चाहते हो। भगवान जानता है, जब से पैदा हुए हो एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दिया। भगवान करे काली सी बीबी मिले, ऐसी कि उठते बैठते 10 जूते और सोते वक्त भी 10 जूते मारे। गुस्से से बड़बड़ाते हुए वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उस लड़की के पीछे कोई बड़ा हाथ है सागर, बैग्स तो अब वापस नहीं मिलने, लेकिन इन सब के पीछे जिसका हाथ है वो मुझसे बच नहीं सकेगा। गुस्से से यशवर्धन ने खड़े होकर कुर्सी पर लात मारी। पता लगाओ इस लड़की के बारे में सब कुछ। ये बहुत अच्छे से जानती है कि इसके पीछे जिसका हाथ है वो ताकत में बड़ा है, तभी इसकी जबान नहीं खुल रही। या तो फिर ये लड़की किसी एजेंसी से संबंध रखती है, क्योंकि इतने जुर्म के बाद अगर ये बेकसूर होती तब भी कोई झूठा जुर्म कबूल कर लेती, लेकिन इसकी ट्रेनिंग सख्त है। यशवर्धन ने नापसंदीदगी से उसके बेहोश वजूद को देखा था। उसके होश में आने से पहले पहले मुझे इसकी तमाम डिटेल्स चाहिए। अगर ये किसी एजेंसी का हिस्सा निकली तो आसान मौत मार देना, और अगर गैंग का हिस्सा निकली फिर मैं अपने तरीके से मारूंगा। सागर को हुक्म देता हुआ वो कमरे से निकल गया। उसके जाते ही सागर ने कुर्सी पर बेहोश उस नई मुसीबत को देखा जो अचानक गले पड़ी थी, और फिर उसके हाथ वापस मजबूती से बांधकर वो कमरा लॉक करते बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने अपने 2-3 बंदों को फ़ोन किया और पोर्च से गाड़ी निकालते बाहर निकला। यशवर्धन अपने कमरे में आया और जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। उसके अंदर एक जुनून सा मचा हुआ था। उसका करोड़ों का नुकसान हुआ था, साथ ही उसकी मेहनत अलग बर्बाद हुई थी। उसने अपनी टी शर्ट उतारकर बेड पर फेंकी। अब वो बिना शर्ट के कमरे में टहल रहा था। कमरा एसी की कूलिंग से ठंडा था, उसके बावजूद उसके जिस्म पर पसीना था। उसने बेड से टी शर्ट उठाकर उसी से अपना सीना साफ किया और साइड टेबल से एस्ट्रे उठाकर सोफे पर बैठ गया। वो अपनी सोचों के घोड़े दौड़ा रहा था कि उसके दुश्मनों में ऐसा कौन था जिसने यशवर्धन सिंघानिया पर वार किया था। कुछ नाम उसके दिमाग के पर्दे पर आए, पर वो इस काबिल नहीं थे कि उसके सामने उतरते, लेकिन उसे जल्द से जल्द उनका सामना करना था, वरना वो पीछे से वार करके उसकी जड़ें खोखली कर देते। उसने सुकून से आंखें मूंदने चाहीं, पर सुकून था ही कब। वो बंद आंखों से सिगरेट के गहरे कश लेने लगा, फिर झटके से अपनी पोनी में कैद बाल खोल दिए और सुकून से सोफे की बैग से टिक गया। कुछ देर आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स करना चाहा, पर नाकाम रहा। फिर सिगरेट एस्ट्रे में मसलकर कमरे में मौजूद गैलरी का दरवाज़ा खोल दिया। कुछ पल के बाद जब सिगरेट का धुआं कमरे से निकल गया तो दरवाज़ा बंद करके वो औंधे मुंह बेड पर गिर गया। पर यह सिर्फ उसकी एक कोशिश थी, उस घुटन को कम करने की। सुकून तो उसको बिल्कुल भी नहीं था। पापा, हमें कैसे पता चलता है कि हमने कोई गलत काम किया है, और फिर उसकी सज़ा हमें कैसे मिलती है? 12 साल का यशवर्धन सिंघानिया अपने बाप प्रताप सिंघानिया से सवाल कर रहा था। खैरियत बेटा, आज मेरे शहजादे ने ये सवाल क्यों पूछा? वो जानते थे यश को जब कोई बात परेशान करती थी वो तभी सवाल पूछता था। मुझे मेरी क्लास का लड़का अजय अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने आज छुट्टी में उसे चुपके से थप्पड़ मार दिया। उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। ये तो बहुत बुरी बात है। उन्होंने नरमी से अफसोस जाहिर किया। हाँ, तभी भगवान जी ने मुझे सजा दी। मुंह बिसूरते हुए उसने अफसोस किया था। कैसी सजा? वो दिलचस्पी से पूछने लगे। उनका 12 साल का बेटा कभी कभी उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा समझदार और कभी कभी बहुत मासूम लगता था। मैं जब उसको थप्पड़ मारकर बाहर निकला तो सीढ़ी से गिर गया और मेरा घुटना छिल गया। उसने अपनी पैंट ऊपर करके प्रताप सिंघानिया के सामने की, जिस पर कुछ हल्की सी चोट लगी हुई थी। यकीनन वो अपनी माँ से उस पर दवा भी लगवा कर आया था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। जिसको अपनी गलती का एहसास होता है, सजा भी उसे ही समझ आती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके बाल सही किए। मतलब? नासमझी से पूछा। वो हाँ में सर हिलाते हुए मुस्कुराए। जरूरी नहीं कि इंसान पाप करे तो उसे
तो उसे उस पाप की याद दिलाकर उसे सजा दी जाए। अक्सर सजा मिल भी जाती है और इंसान उस सजा से बेखबर रहता है। जब तक अपने पाप का एहसास ना हो सजा भी नहीं पहचानी जा सकती। वो नरमी से कहते मुस्कुराए। मैं समझा नहीं पापा, वो मुंह बनाते हुए बोला। मतलब जब आप भगवान का नाम नहीं लेते, अच्छे काम नहीं करते, मजबूरों को तंग करते हैं, किसी का हक मारते हैं, तो आपके सर पर सजा के तौर पर पत्थर नहीं बरसते, बस आपके दिल का सुकून छीन लिया जाता है। आपसे आपकी सबसे कीमती चीज छीन ली जाती है। और यही होता है अपने पाप का एहसास होना। और यही यही हमारे पाप की सजा भी होती है। अपने हाथों पर नरम दहकता स्पर्श महसूस करते उसकी पलकों में एक हरकत हुई थी। पलकों पर ठहरे आंसू नाक की सीध में गिरते नाक के किनारे पर ठहर गए। उसने आंख खोलकर बेड पर रखे अपने हाथों को देखा। कई पल ऐसे ही चुपके से सरक गए। वो झटके से उठ बैठा। जानता हूँ पापा, मैंने अपनी सबसे कीमती चीज अपना सुकून खोया है। मुझे अपने पाप का एहसास भी है। अपनी नाक से आंसू झटकते हुए वो कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने साइड टेबल का दराज खोलकर अंदर से अपनी माँ संजना और प्रताप सिंघानिया की तस्वीर निकाली। उस पर हाथ फेरते हुए वो उनके चेहरों को देखने लगा। उसकी उंगली बाप के माथे पर ठहर गई। साइन कर दो, इसमें तुम्हारा फायदा है, वरना तुम सब कुछ डुबो दोगे। कई साल पहले व्हाइट हॉल में बैठा वो उलझन में था। हाथों में पेन था। इस दोराहे पर था कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। मुझे कुछ वक्त दे दें, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा, वो भीगी आंखों से बोला। सब कुछ हाथों से निकल रहा था। नहीं, वक्त देना हमारी पॉलिसी नहीं। तुम साइन कर दो, फिर तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा, बल्कि फिर दूसरे लोग तुमसे वक्त मांगेंगे। आगे से फौरन कहा गया। पर मैं ये सब नहीं कर सकता। वो बेबसी से रो पड़ा था। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। बाकी तुम्हारी मर्जी। जवान हो, सिर्फ 20 साल के हो। आगे से वो शख्स कंधे उचकाते हुए हौले से मुस्कुराया। वो पुराना खिलाड़ी था। ये दुनिया वैसी नहीं यश जैसी दिखती है। ये सिर्फ मौके की तलाश में होती है। जहाँ कमजोर और अकेला पाती है वार करती है। उसे याद आया, उसने एक बार उसी अंकल की तारीफ अपने बाप के सामने की थी तो उसके बाप ने उस पर जवाब दिया था। उस वक्त वो समझ न सका था, पर आज एक एक शब्द का मतलब समझ आ रहा था। काश उसका बाप होता, काश वो हर मतलब से अनजान ही रहता। उसके दिल ने शिद्दत से ये भगवान से प्रार्थना की थी, पर काश न कभी पूरा होता था न होना था। जल्दी करो लड़के, मेरी फ्लाइट है, इतना मत सोचो। बहुत जल्द तुम्हें आसमानों पर पहुंचा दूंगा। और अगर तुमने ये किया तो ये दुनिया तुम्हें जमीन के कोने में भी सुकून से नहीं रहने देगी। उसकी जिंदा मिसालें तुम देख चुके हो। उसकी कही गहरी बात को वो फौरन समझा था, जबकि उसका बाप उसे जो कहता था तब वो जवाब में जरूर पूछता था क्या मतलब। तब वो नादान था, मासूम था, पर अब समझदार हो चुका था, या लोगों ने उसे बना दिया था। साइन करो, वरना मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि इसे बर्बाद करूं। अब के वो सख्ती से बोला। यशवर्धन की पकड़ पेन पर मजबूत हुई। उसने कागज पर हाथ जमाया पर रुक गया। उस दिन यशवर्धन सिंघानिया जमीर और अपनी मन की जंग में इतनी बुरी तरह हारा कि उसके बाद उसके जमीर की जीत कभी नहीं हो पाई। तस्वीर में अपने बाप के माथे को मसलता उसका हाथ रुका। वो यशवर्धन की जबरदस्ती पर किताबें पकड़कर बैठी पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक फोन की घंटी बजी। उसकी एक दोस्त बीना का कॉल था। उसने बताया कि कृतिका हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है, उसे बहुत चोटें आई हैं। नीचे अस्पताल का एड्रेस भी था। वो अपनी किताबें छोड़ती अगले ही पल घर से बाहर निकली। अस्पताल पहुंचकर दोस्तों को तलाश किया। क्या क्या हुआ पूजा को? सौम्या दौड़ती हुई कॉरिडोर में आई और कमरे में घुसने ही लगी कि बीना ने उसे थाम लिया। उसको अब भी होश नहीं आएगा, उसको अब कभी होश नहीं आएगा, उसकी दोस्त ने रोते हुए कहा। क्यों? बेयकीनी से पूछा। गिरने के कारण सर पर चोट आई थी, अर्जेंट सर्जरी करनी थी, डॉक्टर ने गलती से गलत नस काट दी, बीना ने आंसू साफ करते हुए बताया। क्या क्या कहा तुमने? सौम्या तो तड़प उठी थी। कहाँ है वो डॉक्टर? कहाँ है वो मनहूस जाली डॉक्टर? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। कहते हुए वो वहां से पलटी। उसके जाते ही दरवाजे के पीछे खड़ी कृतिका ने बाहर झांका और फिर पीछे से हंसते हुए बाहर की ओर भाग गई थी। वो बिना दस्तक के कमरे में दंदनाते दाखिल हुई। आर्यन जो दराज में कुछ तलाश कर रहा था, बिना इजाजत किसी अनजान लड़की को ऑफिस में दाखिल होते देखकर उसके माथे पर बल पड़े।
लेकिन वो उसकी नागवारी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ती उसके समझने से पहले ही उसका गिरेबान पकड़ चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त का ऑपरेशन करने की, जाली डॉक्टर? आर्यन उसकी हरकत पर बौखलाते हुए उस पागल लड़की को देखने लगा जिसे आज से पहले उसने देखा तक नहीं था। छोड़ो मुझे पागल लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है? सौम्या को खुद से परे धकेलते गुस्से से चिल्लाया, पर वो और मजबूती से उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ने लगी। आर्यन ने उसके हाथ अपने गिरेबान से हटाकर एक झटके से मोड़ दिए कि वो जो उसे एकदम मारने के इरादे से आई थी दर्द से बिलबिला उठी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे तकलीफ दी, जानते नहीं हो तुम कि कौन हूं मैं? सौम्या सिंघानिया नाम है मेरा। खड़े खड़े तुम्हें यहाँ से निकलवा सकती हूँ, बल्कि दुनिया से ही उठवा सकती हूँ। वो दांत पीसते गुर्राई। तुम्हारे हाथ सही सलामत रहेंगे तब तुम मेरा कुछ करोगी ना। अगर अब तुम्हारा हाथ मेरे गिरेबान पर आया तो मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। वो जो अपने घर में सबसे नरम तबीयत का मालिक था, उस अनजान लड़की ने पल भर में उसकी जंगली बनने पर मजबूर कर दिया था। एक बार हाथ तो छोड़ो, गिरेबान नहीं गला पकड़ूंगी तुम्हारा। मेरे दोस्त के कातिल तुम्हारे हॉस्पिटल और तुम्हारी अर्थी न निकाल दी तो मेरा नाम भी सौम्या सिंघानिया नहीं। तुम जानते नहीं हो मुझे। अपने हाथ उसकी पकड़ से निकालते हुए वापस उस पर झपटने लगी, लेकिन इस बार निशाना आर्यन की गर्दन थी। अरे कौन सी दोस्त, किसको मार दिया मैंने? उसके हाथ दोबारा मुश्किल से काबू करते वो चिल्लाया। उसके बावजूद वो एक हाथ छुड़वाते आर्यन के बाल दबोच गई और उसके कमरे में आती डॉक्टर सुरभि उनके चीखता पाकर देखकर फौरन कमरे में आई और सामने का मंजर देखकर मुंह पर हाथ रख लिया। अस्पताल के सबसे समझदार और सबसे अच्छे डॉक्टर आर्यन एक अनजान लड़की के करीब उसके हाथ दबोचे हुए थे और दूसरे हाथ से अपने बाल छुड़वा रहे थे, और वो लड़की उनकी कोशिश को नाकाम करती बुरी तरह उनके बाल खींच रही थी। अगर ऑपरेशन नहीं आता था तो किया क्यों? उसके बाप के किसी दुश्मन से मिले हो ना। उसके घर वाले तुम्हारा बाद में कुछ करेंगे, पहले मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। टुच्चे जाली डॉक्टर। उस लड़की की बात पर डॉक्टर सुरभि सुन्न होती डॉक्टर आर्यन को देखने लगी। कौन सी दोस्त, कौन सा ऑपरेशन? सौम्या को पीछे धक्का देते वो पीछे हुआ। उसके बेहद प्यार और सलीके से जमाए हुए बालों में जैसे कोई बम फट चुका था। सौम्या नीचे गिरी, कमर सहलाती उसे घूरती वापस खड़ी हुई। आर्यन ने फौरन मेज पर रखा गुलदान उठाया। डॉक्टर आर्यन। आर्यन को ये जहालत पर उतरते देख डॉक्टर सुरभि ने बेयकीनी से पुकारा, मेरी दोस्त कृतिका, जो सीढ़ियों से गिर गई थी। आंखों से बहते आंसू पहुंचते वो वापस खड़ी हुई। इस नाम की कोई मरीज हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, बल्कि वो तो एक मासूम बच्चे को लेकर आई थी जिसे चोट लगी थी और पैसे भरकर अपनी दोस्तों के साथ चली भी गई। बच्चा बाढ़ में है, उसके माँ बाप भी आ चुके हैं। वो जो वापस आर्यन की तरफ बढ़ते कुछ मानने की तलाश में थी, डॉक्टर सुरभि के गुस्से से कुछ कहने पर रुकी। क्या कहा आपने? क्या क्यारा नाम की पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट नहीं? सदमे से पूछा। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर सुरभि ने ठंडे अंदाज से उसे घूरा। उसने थूक निगलते आंखें मीची। अब उसे सारी गेम समझ आई थी। हाँ, अगर वाकई ऐसा होता तो क्यारा के घर वाले पहले मौजूद होते हॉस्पिटल में, पर वो कुछ करने से पहले सोचती कहाँ थी। पलट कर आर्यन को देखा जो हाथ में गुलदान पकड़े खूंखार नजरों से उसे घूर रहा था। सर के बाल उसके नोचने के कारण कांटों की तरह खड़े थे, जैसे चिड़िया का घोंसला हो, और गिरेबान पकड़ने के कारण 2 बटन भी टूट चुके थे। वो अगले ही पल बाहर की ओर भागी थी। उसको भागते देख आर्यन होश में आता उसके पीछे भागा और उसके बाहर निकलने से पहले उसे वापस अंदर खींचकर दरवाजा लॉक कर दिया। डॉक्टर आर्यन। डॉक्टर सुरभि ने हैरत से पुकारा। कहाँ भाग रही हो? हिसाब कौन देगा इस बदतमीजी का जो तुमने अभी मेरे साथ की? आर्यन ने उसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से थामा था, क्योंकि उस लड़की का कोई भरोसा नहीं था कि उसके बाल ही उखाड़ लेती। मैंने बदतमीजी नहीं की, नजरें फेरते कहा। अच्छा, तो कुछ देर पहले क्या सर्कस दिखा रही थी? चुपते अंदाज में पूछा। हाँ, दिखा रही थी। एक बंदर को नचा रही थी। होठों पर मुस्कुराहट सजाकर उसे और सुलगा दिया। वो जिससे मोहब्बत करती थी उसकी इज्जत नहीं करती थी, और वो था उसका भाई यशवर्धन सिंघानिया। तो फिर सामने खड़ा डॉक्टर उसके आगे क्या वैल्यू रखता था? वो अपने भाई को उंगलियों पर नचाकर समझती थी कि पूरी दुनिया उसकी उंगलियों पर नाचेगी। शट अप! आर्यन चिल्लाया। सौम्या ने गुस्से से उसे घूरा। मेरे हाथ छोड़ो, बेहद गुस्से से कहा। पहले माफ़ी मांगो,
आर्यन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। सौम्या सिंघानिया ने कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी, गुरूर से जताया। तो लेकिन अब मांगेगी, वो भी तमीज़ से बढ़ना यहाँ से नहीं जाएगी। वो इंतहाई संजीदगी से कहते उसके हाथों पर पकड़ मजबूत कर गया। हो गया? सौम्या ने झुंझलाहट से एक आईब्रो उचकाई। आर्यन ने गुस्से से घूरा। मेरे हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। अब की सौम्या ने आगे पीछे होते अपनी पूरी ताकत से हाथ छुड़वाने चाहे पर नाकाम रही। सौम्या की सांवली रंगत में गुस्से से हल्की हल्की गुलाबीपन घुलने लगा था। डॉक्टर आर्यन, जाने दें, जाहिल से बहस करने वाला उससे बड़ा जाहिल होता है। डॉक्टर सुरभि ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात सुनते ही सौम्या के खून में शरारे फूटे। ओह हेलो मैडम, तमीज़ से, मैंने आपके साथ कौन सी जहालत दिखाई है जो मुझे जाहिल बोल रही हैं? गुस्से से पूछा। उस पागल लड़की का रुख अपनी तरफ देखते डॉक्टर सुरभि ने नागवारी से रुख फेरा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। अपना हाथ अब तक उस डॉक्टर की पकड़ में देखते उसने गहरी सांस खींचकर बर्दाश्त किया था। से सॉरी, उसने सौम्या की बात नज़रअंदाज किए सिर्फ इतना ही कहा। शर्म नहीं आती? एक अनजान लड़की का जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़े हो और उसे परेशान कर रहे हो। पुलिस केस करूंगी तुम पर। वो यहाँ खड़ी खड़ी परेशान हो गई थी। उसकी कलाइयाँ भी दुखने लगी थी, लेकिन अना का टूटना या किसी के सामने झुकना उसे गवारा नहीं था। उसकी धमकी पर आर्यन के होंठों पर मुस्कुराहट आई। उसके लिए भी मैं तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगा, इसलिए सॉरी तो कहना पड़ेगा। मेरा हाथ छोड़ो बदतमीज डॉक्टर, वो गुस्से से गुर्राई। मैं बदतमीज हूँ? बल्कि तुम बदतमीज हो, तुम्हारा खानदान बदतमीज है। आर्यन भी गुस्से से बराबर का बोला। तुमने मेरे खानदान को बदतमीज कहा? सौम्या सिंघानिया के खानदान को? टुच्चे कहीं के, हाथ छोड़ो मेरा। फिर बताती हूँ कि मैं किस खानदान से संबंध रखती हूँ। अभी तो सिर्फ सर के बाल उखेड़े हैं, एक मौका दो, गंजा कर दूंगी तुम्हें। वो उसके हाथ झटकती गुस्से से फुनकारी। ओह, नाई के खानदान से हो? सही। वो एकदम तैश में उस पर तंज कर गया और जोर से हंसा। डॉक्टर आर्यन, डॉक्टर सुरभि ने सर थामते सदमे से पुकारा। वो लड़की जाहिल थी शायद, पर डॉक्टर आर्यन की परवरिश क्या घास चढ़ने गई थी जो जाहिल के साथ जहालत पर उतर आए थे। ओके ओके, आई एम सॉरी। ओके आई एम सॉरी मिस सौम्या सिंघानिया। मुस्कुराते हुए आर्यन ने अचानक सौम्या के हाथ छोड़ दिए। हैरत तो डॉक्टर सुरभि को भी हुई थी, लेकिन डॉक्टर सुरभि को थोड़ा सुकून भी हुआ था, जबकि सौम्या तो शक भरी निगाहों से आर्यन को घूरने लगी। डॉक्टर आर्यन की आंखों में उसे चमक सी दिखाई दी। वो डॉक्टर इतना सीधा तो हरगिज नहीं था कि उसे यूं ही जाने देता, बल्कि माफ़ी मांगकर जाने की इजाज़त देता। वो एहसान जताने के अंदाज में सर हिलाती वहाँ से निकलने लगी, पर उसकी सोच के अनुसार उसका बाजू एक बार फिर डॉक्टर आर्यन की पकड़ में था। प्लीज़ डॉक्टर आर्यन, डॉक्टर सुरभि ने परेशान होते हुए विनती की। नहीं, आप गलत समझ रही हैं डॉक्टर सुरभि, उसने कहने के साथ ही मुस्कुराते हुए सौम्या का हाथ छोड़ा। सौम्या ने कुछ कटी सी निगाह उन दोनों पर डाली। मैंने सॉरी कहा, आपका हाथ छोड़ा, बस एक बात कहनी थी। डॉक्टर आर्यन ने नरमी से सौम्या को देखा। पहले तो वो इनकार करने का सोच रही थी, फिर उसके नरम लहजे और माफ़ी मांगने पर हाँ में सर हिलाया। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बस 10 मिनट की दूरी पर एक पागल खाना है, बस वहाँ जाकर अपना इलाज करवा लेना, वरना कल कोई घसीट कर पागल खाने खुद ही छोड़ कर आएगा। जाहिल लड़की, आखिर में गुस्से से कहते उसने दरवाज़ा खोल दिया। सौम्या लाल आंखों से उसे घूरने लगी। अपनी मुट्ठियां भींचते एक नज़र डॉक्टर सुरभि पर डालते उसने डॉक्टर आर्यन की तरफ कदम बढ़ाए थे। ढीली सी टी शर्ट में आधे खुले और आधे जूड़े की शक्ल में उलझे बालों में वो बहुत अजीब लग रही थी। तुमने मुझे पागल कहा? उंगली दिखाते गुस्से से पूछा। बहरी भी हो शायद, तो कान के डॉक्टर से भी इलाज करा लेना। हाँ कहा और सच कहा, जाकर इलाज कराओ अपने दिमाग का और अपने कानों का। मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बेहद अपमान भरे अंदाज में कहा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसकी हालत गुस्से की वजह से रोने जैसी हो चुकी थी कि अब अगर डॉक्टर आर्यन कुछ बोलता तो वो सच में रो पड़ती। अपना क्या वो बिल्कुल भूल चुकी थी। पागल, पैंट की जेब में हाथ डालते सुकून से कहा गया। सौम्या का बर्दाश्त टूटने लगा। मैं सौम्या सिंघानिया, यशवर्धन सिंघानिया की बहन हूँ, समझे तुम?
तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। सुना तुमने? वो गुस्से से चिल्लाई। यशवर्धन ने उसे सख्ती से कहा था कि वो उसके हवाला कभी नहीं देगी और ना उसका नाम किसी के सामने लेगी, और इसकी वजह थी सौम्या की हिफाजत। बहुत कम लोग सौम्या जहांगीर की शक्ल से वाकिफ थे, वरना सब यही जानते थे कि यशवर्धन सिंघानिया की एक बहन है। सौम्या खुद भी कभी इस बात का हवाला देना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब तक ऐसी नौबत ही नहीं आई थी। वो खुद सब पर भारी पड़ जाती थी। कौन यशवर्धन सिंघानिया? मैं पागल लोगों को नहीं जानता, अब जाओ यहाँ से, गुस्से से कहा। मैं बताऊंगी तुम्हें कौन सौम्या सिंघानिया और कौन यशवर्धन सिंघानिया। डॉक्टर, तुम खुद अपने जस्ट वेट एंड वॉच कदमों पर चलकर पागल खाने न गए तो मेरा नाम भी सौम्या सिंघानिया नहीं। गुस्से से धमकी देती वो तेजी से वहां से निकल गई। बाहर निकलकर उसकी आंखों में नमी उतरती गालों पर फैल गई। उसने हाथ से गाल साफ की और बाहर की तरफ बढ़ गई। गाड़ी में बैठकर उसने गहरी सांस ली। उसकी दोस्तें अब उससे नहीं बचने वाली थी, ये तो तय था, लेकिन ये डॉक्टर भी अब अपने किए पर पछताने वाला था। सौम्या के जाते ही डॉक्टर सुरभि भी कमरे से निकल गई। आर्यन ने गहरी सांस ली। इस वक्त उसके बहमो गुमान में भी नहीं था कि वो किस यशवर्धन सिंघानिया की धमकी देकर गई है। सागर मायूसी की हालत में वापस आ चुका था, लेकिन वो अपनी नाकामी यशवर्धन सिंघानिया को नहीं दिखा सकता था। मगर वो करता भी क्या। वहां जाते वक्त यशवर्धन ने खुद ही तो निगरानी के कैमरे बंद करवाए थे। अब वो उसी लड़की के बारे में मालूमात कैसे हासिल करता? सिगरेट सुलगाकर होठों से लगाता सागर गाड़ी में बैठते हुए अपना माथा सहलाते हुए सोचने लगा। जब अचानक उसके दिमाग में ख्याल कौंधा, उसने अगले ही पल फौरन रानी को फ़ोन लगाया। हेलो रानी, क्या उसे होश आ गया? रानी के फ़ोन उठाते ही उसने पूछा। हाँ, आ चुका है। ओह शिट। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए उसने खुद को बुरा भला कहा। रात का 1 बज रहा था। उसे सुबह होने से पहले पता लगाना था। उसे दोबारा बेहोश कर दो, फौरन हुक्म दिया गया। अभी कैसे? उसने कल से कुछ खाया नहीं है, मैं उसे खाना खिला रही हूँ। रानी के जवाब पर उसने गुस्से से फ़ोन को घूरा। तुम्हारा दिमाग खराब है रानी, उस लड़की की वजह से मेरी जान खतरे में है। सर का करोड़ों का माल हजम करके बैठी है ये लड़की। न जाने किस गैंग या एजेंसी से संबंध रखती है, और तुम उसके साथ हमदर्दी दिखा रही हो। वो बेकसूर है सागर। जितना जुल्म उस पर किया गया है, वो जुल्म अगर किसी बेजान वजूद पर किया जाता तो वो भी बोल उठती। वो सच कह रही है, वो मासूम है। रानी ने जैसे उसे यकीन दिलाया। तुम बाकी पागल हो गई हो। अगर बेजान वजूद बोल उठते तो ये क्यों नहीं बोली अभी तक? ये उन लोगों के लिए मामूली सा टॉर्चर है। इससे भी कहीं बड़े बड़े टॉर्चर सहने की आदत होती है इन लोगों को। वहीं कमरे में कुर्सी से बंधे बंधे वो तुम्हें जमीन की ऊंचाइयों से नीचे खड्डों में पटक सकती है। सागर उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकत पर बरस पड़ा था। मुझे भी इतना ही एक्सपीरियंस है सागर, वो बेकसूर है। रानी ने नरम अंदाज में जवाब दिया। जब तुम्हारे ऐसे यकीन और एक्सपीरियंस को सर तुम्हारे साथ मिट्टी में मिला देंगे, मैं तब पूछूंगा। पहले ही वो नाकाम लौटा था, ऊपर से रानी की बेवकूफ़ी। वो दोनों उस लड़की की वजह से जल्दी ही मौत के मुंह में जाने वाले थे। किस काम से फ़ोन किया था? रानी ने नागवारी से सवाल किया। उस लड़की ने अपने बारे में क्या बताया? जल्दी से बताओ। सागर के पूछने पर रानी ने उसे उस लड़की की सुनाई हुई सारी कहानी सुना दी। जिस औरत के साथ वो रहती थी उसका नाम और पता बताओ, और जिस औरत ने उसे खरीदा था उसका भी नाम वगैरह पूछकर बताओ। सागर के कहने पर वो लड़की से पूछती गई और सब बताती चली गई। उसका तो नहीं, पर अपना ख्याल रखना। जो मरहम पट्टी तुमने उसकी की है ना, अगर यशवर्धन वहाँ दोबारा आया तो खैर। भगवान से प्रार्थना करता हूँ जब वापस आऊँ तो तुम्हारे हाथ पांव सही सलामत मिले। तंज करते हुए उसने जोर से फ़ोन काट दिया। टू टू की आवाज़ के साथ रानी ने फ़ोन को गुस्से से घूरा। रानी से बात करके उसने अपने एक साथी को फ़ोन मिलाया और गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ा दी। मालूम नहीं रात के किस हिस्से में बेचैनी से करवटें बदलते हुए यशवर्धन की आँख खुली। खिड़की से पर्दा हटा हुआ था। शीशे से छनकर आती सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़कर एक अजीब सी रोशनी पैदा कर रही थीं। एयर कंडीशनर की ठंडक के बावजूद उसके चेहरे पर पसीने की नमी फैल रही थी, लेकिन फिर भी उसकी नींद में खलल नहीं आया था। लेकिन अचानक कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और फिर उससे भी ज़्यादा जोर से बंद हुआ।
यशवर्धन की आंखें फौरन खुल गईं। आंखों में नींद के खुमार की वजह से लाल डोरे तैर रहे थे। उसने एक बार आंखें बंद करके वापस खोलीं। वो जानता था कि कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, सौम्या के अलावा कोई भी इतने हक से अंदर नहीं आ सकता था, वो भी बगैर इजाजत के। हालांकि उसे ये आदत तो सौम्या की भी पसंद नहीं थी और वो उसे कई बार टोक चुका था, पर उसकी तरफ से एक ही जवाब आता, शादी कर लें, फिर नहीं आऊंगी दस्तक दिए बगैर। यशवर्धन ने नजर उठाकर उसे संजीदगी से देखा। ढीली टी शर्ट, ढीला पजामा, आधे बाल जूड़े में और आधे इधर उधर बिखरे हुए। सांवली रंगत बिल्कुल लाल हो रही थी। पाँव में भालू बाली बालों से भरी चप्पल थी, लेकिन उसकी नजरें सौम्या की आंखों पर जमी थीं, जो बिल्कुल लाल हो रही थीं। शायद वो रो कर आई थी। सौम्या, तुम इस तरह, इस हालत में, और यहाँ इतनी सुबह, और रो क्यों रही हो? सौम्या को रोता देखकर उसके होश एकदम से जाग उठे थे। वो फौरन उसके करीब आया। सुबह सवेरे बगैर खबर की उसकी यहाँ मौजूदगी बहुत बड़ी परेशानी की ओर इशारा कर रही थी। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय सौम्या उसके सीने से लिपट गई। हुआ क्या है सौम्या, तुम रो क्यों रही हो? और मुझे फ़ोन करने की बजाय यहाँ क्यों आ गई? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि यहाँ मत आया करो। तुम्हारा यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। उसकी पीठ थपकते हुए वो नरमी से पूछने लगा, लेकिन वो उसके सीने पर गरम गरम आंसू बहाती ऐसे रो रही थी जैसे समंदर उसकी आंखों में सिमट आया हो। सौम्या बच्चे, क्या हुआ है? तुम मुझे परेशान कर रही हो। आपके थोड़ी सख्ती से कहा। सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से रो रही हूँ। वो यशवर्धन से अलग होती गुस्से से बोली, फिर हाथ से अपने आंसू साफ कर दिए। मेरी वजह से? क्यों? टेस्ट की तैयारी नहीं हो रही? यशवर्धन ने ठंडी सांस खींचते हुए पूछा। भला वो कौन सा प्रॉब्लम सौम्या सिंघानिया को पेश आ सकता था? नहीं, गुस्से से कहा। तो फिर तुम्हारी किसी दोस्त की शादी हो रही है और तुम्हारी नहीं हो रही, यही प्रॉब्लम है ना? संजीदगी से पूछा, पर सौम्या को उसकी बातें गैर संजीदा लगी। नहीं, वो गुस्से से कहते हुए फिर रो पड़ी। अच्छा अच्छा, रोना तो बंद करो और यहाँ आओ। जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। साथ ही बिस्तर पर पड़ी अपनी बनियान भी पहन ली। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये बिन मौसम की बरसात शुरू कर दी? क्या फ़ायदा है आपके डॉन होने का या फिर मेरा भाई होने का, जब मुझे कोई सुरक्षा ही हासिल ना हो सके? क्या हुआ है? इस बार यशवर्धन का अंदाज थोड़ा ठंडा था। जवाब में सौम्या उसे सारी बातें बताती चली गई। बीच से अपनी कुछ हरकतें जानबूझकर गायब कर दी और कुछ बातें अपनी तरफ से बड़ा चढ़ाकर कह दी। यशवर्धन उसकी बातें सुनता हुआ गुस्से से मुट्ठियां भींच गया। उठो, घर जाओ, गुस्से से कहा। जी? वो सदमे से यशवर्धन को देखने लगी। घर जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हारी दोस्तों का दिमाग सही करूंगा। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तो सिर्फ मजाक किया था। उन्हें क्या पता था वो डॉक्टर इतना बदतमीज है। यशवर्धन के गुस्से का रुख दूसरी तरफ मुड़ते देख वो बौखला गई। ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। आइंदा तुम मुझे उनके साथ नजर नहीं आओगी। उंगली दिखाते हुए उसे खबरदार किया। मुझे पता था आप ऐसा ही करेंगे। जाहिर है मम्मा पापा के जाने के बाद भाई बदल जाते हैं। यहाँ आप इस बात को छोड़कर कि उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, सिर्फ हाथ उठाना बाकी रखा। आप मेरी दोस्तों को सबक सिखाएंगे? रोते हुए बेहद गुस्से से कहा गया। उस डॉक्टर के साथ भी मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। उसकी टांगें और हाथ तुड़वाकर चौराहे पर बिठा दूंगा। वो जितनी सख्ती से बोला था, सौम्या घबरा गई। नहीं नहीं भाई, ये सब मत करना। सिर्फ मेरे साथ चलें ताकि उसे पता चले सौम्या सिंघानिया कौन है और किसकी बहन है। वो मुझसे अपने रवैये की माफ़ी मांग ले बस। यशवर्धन ने गहरी सांस लेते हुए उसे देखा। ऐसे मत देखें, मैं अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद हल करती हूँ और ये कोई अनोखी बात नहीं। दुनिया की सब बहनें अपने भाइयों को ही शिकायत करती हैं। अब आप डॉन हैं, आपकी दाढ़ी में तिनका है तो मेरा क्या कसूर? मुझसे तमीज से बात किया करो सौम्या। सौम्या के तंज पर वो जताते हुए बाथरूम में दाखिल हो गया। पीछे सौम्या को अपने जुमले पर अफसोस हुआ, पर उसकी जबान पर उसका कंट्रोल खत्म होता जा रहा था। उसे मालूम भी नहीं पड़ता था कि वो किसको और क्या कितना कड़वा बोल रही है। वो अभी अस्पताल का चक्कर लगाकर अपने ऑफिस में आया था। अभी दोपहर का लंच भी करना था। थकन से कुर्सी पर बैठते ही पानी का गिलास होंठों से लगाया। आज के दिन की शुरुआत ही खराब हुई थी। पहले उसकी मम्मा नाराज थी, ना बात की और ना ही उसकी बातों का जवाब दिया। फिर उसके बाद उस पागल लड़की से सामना हुआ।
फिर 2 एक्सीडेंट के केसेस। डॉक्टर सुरभि से भी नजरें मिलाने से शर्मिंदगी हो रही थी। गुस्से में वो जाहिलों जैसा रवैया जो अपना गया था, पर उसके लिए उस लड़की ने उसे मजबूर किया था। उसने दोपहर का खाना खोलकर मेज पर रखा, लेकिन अंदर पालक रोटी देखकर मुंह बनाया। उसने तुरंत मेघना जी को फ़ोन करने के लिए फ़ोन निकाला ही था कि फ़ोन खुद बजने लगा। मामा, ये सब क्या है? आप जानती हैं ना मैं पालक नहीं खाता, फिर भी खाने में पालक दी है। वो बगैर हालचाल पूछे एकदम नाराज़गी से बोला। ओह, अपने ये नखरे ना अब मुझे मत दिखाना। घर में जो बनेगा वही खाना पड़ेगा। बाकी अगर कुछ खाने का दिल चाहे तो होटल से मंगवा कर खाओ, या अपने लिए एक सांवली सी लड़की ले आओ ताकि पका पका कर खिलाए तुम्हें। तुम उसके नखरे पूरे करना, वो तुम्हारे। वो भी गुस्से से फट पड़ी। आर्यन ने आंखें मींची। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल रहा था? भला खाना बीच में कहाँ से आ गया? मम्मा, क्या वो लड़की आपको मुझसे ज़्यादा प्यारी है? मैंने इनकार किया तो आप उसकी मोहब्बत में मुझे धुतकार रही हैं और ये पालक खिला रही हैं जो मुझे जहर लगती है। उसने अब जज्बाती चाल चली। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो आर्यन, माँ हूँ तुम्हारी। गलती से आखिर में जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ी। मम्मा, उसने अफसोस से पुकारा। अच्छा बस ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने रिश्ते से मना कर दिया है। उनकी बात सुनते ही आर्यन खुशी से सीधा हुआ। सर पर लटकती तलवार हट गई थी। मेरी प्यारी मम्मा आई, मैंने अपनी इज्जत रख ली। उनको ये नहीं बताया कि मेरे बेटे की नज़र में मेरी पसंद की कोई अहमियत नहीं रखती। वो बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर बन चुका है, माँ तो अनपढ़ है ना, इसलिए खुद लड़की ढूंढना चाहता है। संजीदगी से गहरा तंज करते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। आर्यन ने नामे सर हिलाते हुए फ़ोन रख दिया। पता नहीं अब उनको मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा। भूख तो मर चुकी थी, पर खाना सेहत के लिए ज़रूरी था। लेकिन पालक तो वो बिल्कुल नहीं खाने वाला था। उसने डिब्बा बंद किया और ऑफिस से बाहर निकला। अब कहीं कैंटीन से सैंडविच वगैरह लेकर खाना था। यशवर्धन के कहने पर वो ताज़ा दम हुई और यशवर्धन के साथ ही नाश्ता किया। फिर यशवर्धन के साथ उस डॉक्टर की अकल ठिकाने लगाने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। सफ़ेद शर्ट और काला पैंट, उसका ज़्यादातर यही ड्रेस होता था। अक्सर तो लोग उससे उसका यूनिफॉर्म समझते थे। लंबे बालों का जूड़ा बनाए, भूरी आंखों पर सनग्लासेस लगाए, वो गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर आया था। उसके साथ ही सौम्या चल रही थी। बाहर निकलकर उसकी नज़र सागर पर पड़ी, जो उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ रहा था, पर सौम्या को देखते ही रुक गया। ये पकड़ो। यशवर्धन ने गाड़ी की चाबी सौम्या को थमाई। गाड़ी में बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। सौम्या ने सर हाँ में हिलाते हुए उससे चाबियाँ थामी और गाड़ी की तरफ बढ़ गई, और यशवर्धन ने अपने कदम सागर की तरफ बढ़ाए। हेलो सर। सागर ने उसे करीब देखकर तुरंत अपना सम्मान से सर झुकाया था। काम हो गया? आंखों से चश्मा उतारते उसने पूछा। अंदाज ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी सर, हो गया। यशवर्धन ने जितना पूछा था उसने उतना ही जवाब दिया। ठीक है, वापस आकर बात करते हैं। चश्मा वापस लगाते वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठकर पहले उसने डैशबोर्ड से अपनी गन उठाकर लोड की। सौम्या को एकदम सख्त लगा। इस समय पिस्तौल की क्या ज़रूरत थी? माफ़ी तलाफ़ी काफ़ी थी, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि भाई इस तरह का कदम उठा लेते। उसे अचानक अफसोस होने लगा कि वो जज्बाती होकर अपने भाई के पास क्यों चली आई। दिल किया सवाल करे, पर यशवर्धन के चेहरे पर छाई संजीदगी ने बोलने की इजाज़त न दी। सारा सफ़र खामोशी से गुजरने लगा, लेकिन जैसे जैसे हॉस्पिटल करीब आ रहा था, सौम्या की धड़कनें तेज हो रही थीं। आखिरकार उसने बोल ही दिया, भाई माफ़ी से काम चल सकता है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? रुख यशवर्धन की तरफ करते हुए परेशानी से पूछा। यशवर्धन चौंका, फिर सौम्या के चेहरे पर छाई परेशानी और डर देखकर उसके दिमाग में चलती बात को पढ़ते हुए बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देखकर सौम्या को थोड़ा सा सुकून हुआ, पर वो फिर भी उसे इंतजार करती नज़रों से देखने लगी। हिफाजत के लिए ये चीज़ रखता हूँ अपने पास सौम्या। ये गाड़ी कोई नहीं पहचानता, पर मुझे देख लिया तो मेरे साथ तुम्हारे लिए भी खतरा है। मोड़ काटते संजीदगी से कहा तो सौम्या ने गहरी सांस ली। तो आप अपने साथ गार्ड क्यों नहीं लाए? अपनी सेफ्टी के लिए, और आपका रौब भी बढ़ जाता। वापस सीधे होते हुए यशवर्धन की अकल पर मातम करने लगी। मैं अकेला काफ़ी नहीं तुम्हारा रौब कायम करने के लिए? उसने एक नज़र सौम्या को देखते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल काफ़ी हैं। मैं तो आपके रौब की बात कर रही थी कि आपका रौब बढ़ जाता।
यशवर्धन ने उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों पर सरनामे हिलाया। ये पागल ये समझती थी कि उसका इतना रौब उसके गार्ड्स की वजह से है। अगर उनको साथ लाता तो हिफाजत के साथ खतरा भी बढ़ जाता। सबको पता चल जाता कि गाड़ी में यशवर्धन सिंघानिया है। सौम्या की मौजूदगी में वो अपनी पहचान छिपा लेता था। वजह सौम्या की असल पहचान छिपाना थी कि वो यशवर्धन सिंघानिया की बहन है, और ये बात सौम्या को बहुत चुभती थी। उसके लिए मानो ये फ़क्र की बात थी कि उसका भाई का खौफ हर जगह फैला हुआ था। अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी रुकी तो सौम्या के होंठ मुस्कुराए। अब पता चलेगा उस डॉक्टर को कि सौम्या सिंघानिया क्या चीज़ है। पिस्तौल को होल्डर में रखते हुए वो अस्पताल में दाखिल हुआ। उसके साथ ही सौम्या भी बड़ी शान से दाखिल हुई थी। गर्दन अकड़ाकर चल रही थी। कई नजरें यशवर्धन सिंघानिया पर उठी। कुछ उसको पहचानते हुए डर से इधर उधर हुए तो कुछ उसकी पर्सनालिटी से एकदम इम्प्रेस नजर आ रहे थे। इस वक्त काला चश्मा पर्दे का काम कर रहा था, वरना न जाने कितने दिलों में तबाही मच जाती। कुछ लड़कियों की नज़र यशवर्धन पर देखते ही उसने फौरन यशवर्धन के बाजू थामे। ये इशारा था कि उनकी तरफ देखना मना है। भाई, किसी ने रोका क्यों नहीं आपको? इस तरह आप अपने साथ गन लाए हैं फिर भी? लिफ्ट में चढ़ते ही उसने दिल में मचलता सवाल पूछा। मेरा गन का लाइसेंस है सौम्या, ये मेरी हिफाजत के लिए है। मैं इसे कहीं भी लेकर जा सकता हूँ, मुझे इसकी परमिशन है। सौम्या के बेवकूफ़ी भरे सवाल पर उसने गहरी सांस ली। अदालत इसकी इजाज़त भी देती है? ऐसे कैसे? हैरत से पूछा। फिर कभी बताऊंगा सौम्या, और अगर लाइसेंस नहीं होता तब भी मुझे कोई नहीं रोक सकता था, उसने जताकर कहा। इतने में लिफ्ट रुकी। डॉक्टर आर्यन हॉस्पिटल का चक्कर लगाकर अपने ऑफिस के कमरे में आया, जहां वो एक मेडिकल दस्तावेज पर डॉक्टर सुरभि से बात कर रहा था। डॉक्टर, आपके ऑफिस में कोई आपसे मिलने आया है, पियून ने आकर उसे बताया। मेरे ऑफिस में कौन आया है? उसे हैरत हुई, क्योंकि अगर उसके अपने या दोस्त उससे मिलने आते तो खबर करके आते थे। जी, उन्होंने बस मुझे आपको बुलाने को कहा। उनके साथ एक लड़की भी है। पियून की बात सुनकर आर्यन ने डॉक्टर सुरभि से कहा, शायद ही किसी मरीज के जानने वाले होंगे। मैं ये बात फ्री होकर डिस्कस करता हूँ। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर सुरभि ने सारे कागज समेटे और अंदर की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर आर्यन सेकंड फ्लोर पर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में दाखिल होते उसने देखा तो सामने उसकी पीठ थी, वो उसे नजर नहीं आ रहा था। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसकी नज़र अब तक अपने सामने बैठी उन इंसानों पर नहीं पड़ी थी। कैसे आना हुआ, उसकी नज़र उठी और फिर वहीं जम गई। उसके बिल्कुल ठीक सामने यशवर्धन सिंघानिया मौजूद था। खतरनाक पर्सनालिटी, हर गलत काम में लिपटा हुआ, या फिर सीधे शब्दों में कहा जाए तो डॉन, जिसे वो आज तक सिर्फ टीवी पर ही देखता आया था। मगर वो यहाँ क्या कर रहा था? आर्यन फौरन कुर्सी से खड़ा हुआ। सर आप? आर्यन के इस तरह उठने पर सौम्या एक जीत भरी मुस्कुराहट उछाल गई थी। इज्जत से या खौफ से, जैसा भी हो, वो खड़ा हुआ था। यशवर्धन सिंघानिया को देखकर उसके हाव भाव से अंदाजा हो गया था कि वो उसे अच्छे से पहचानता है। हाँ, कुछ पूछना था इसलिए आना पड़ा। उम्मीद है आप मुझे टाइम दे पाएंगे, यशवर्धन ने ठंडे अंदाज में कहा। आर्यन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसकी नज़र यशवर्धन के साथ बैठी शलवार कुर्ता पहने उस लड़की पर पड़ी जिसने अपना दुपट्टा आगे करके चेहरे पर पर्दा कर रखा था। जी जी जरूर सर, पहले बैठ तो जाइए। अब तो आर्यन को यकीन हो चुका था कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि सामने वाले का अंदाज गैर जरूरी तौर पर संजीदा था। वो बैठा ही था कि यशवर्धन ने एक पिस्तौल उसके सामने मेज पर रख दी और आर्यन के जिस्म की हरकत जैसे बंद हो गई। वो मेज पर रखी उस चीज़ को देखने लगा। मैंने सुना है यहाँ से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर पागल खाना है। उसके पूछने पर आर्यन ने फौरन सर हिलाया। जी जी सर। क्यों पूछ रहे हैं? इसका इलाज करवाना है, यशवर्धन ने कहने के साथ ही सौम्या की तरफ इशारा किया। आर्यन ने अब निगाह उठाकर उस लड़की की तरफ देखा। ऐन उसी पल सौम्या ने चेहरे से अपना दुपट्टा हटाया और आर्यन को एक जोरदार झटका लगा। वो हैरत की तस्वीर बना उसे देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ सौम्या मुस्कुराती नजरों से आर्यन की बिगड़ती हालत देखकर खूब मजा उठा रही थी। सौम्या का चेहरा देखते ही उसके हाव भाव बिगड़े, जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से छिपा पाया। जानते हो मैं कौन हूँ? सौम्या सिंघानिया हूँ, यशवर्धन सिंघानिया की बहन। उसे सौम्या की कही हुई बात याद आई। तो ये था
वो यशवर्धन सिंघानिया जिसकी वो बहन थी। डॉक्टर, क्या मेरी मदद कर सकते हैं? यशवर्धन ने उसे सौम्या की तरफ देखते पाकर दोबारा सवाल किया। यशवर्धन के सवाल पर आर्यन ने अपने होंठ भींच लिए और खामोश रहा। वो जानता था ऐसे लोगों से उलझने में अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि ये लोग अपने से कम ताकतवर और कम हैसियत वालों को चींटी की तरह मसल देते हैं। इनके जमीर भी मुर्दा होते हैं, किसी की जान या इज्जत कोई अहमियत नहीं रखती। अगर उसे मालूम होता कि सौम्या सिंघानिया इस यशवर्धन सिंघानिया की बहन है तो वो कभी ना उलझता इस लड़की से। वो ठहरा एक शरीफ, एक पढ़ा लिखा, जिसकी परवरिश में किसी से बुरा बोलना तक नहीं था, तो उसका सामना एक बदनाम जमाना शख्स से था जिसके चर्चे अक्सर सुनने में आते थे। सबके जानने के बावजूद कि वो गलत कामों का माफिया है, कोई उसे ख़त्म ना कर सका बल्कि रोक भी न सका। तो वो एक पढ़ा लिखा मामूली डॉक्टर उसका क्या बिगाड़ सकता था? हाँ, यशवर्धन सिंघानिया उसकी और उसकी फैमिली की दुनिया जरूर बर्बाद कर सकता था, और उसे यकीन था कि कोई उसकी मदद को भी नहीं आएगा। न जाने क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत खुद ब खुद गायब हो जाते हैं, या सबूत ढूंढने वाले ही उन्हें मिटा देते थे। खामोश क्यों हो डॉक्टर साहब? यशवर्धन उसके भेजे हुए होंठों को गौर से देखते हुए पूछने लगा। स्लेटी गिरे शर्ट और गिरे पैंट पर सफ़ेद कोट पहने, बालों को खूबसूरती से जमाए, साफ रंगत पर उतरी हल्की सुर्खी और पसीने की बूंदें, भूरी आंखें भी खामोश थीं। यशवर्धन को वो चौड़े कंधों वाला डॉक्टर आर्यन काफ़ी खूबसूरत मर्द लगा। वो इतनी देर में उसका पूरा जायजा ले चुका था। वो अब अपना एक्सपीरियंस रखने लगा कि आर्यन के चेहरे पर लिखी शराफत को पढ़ सके। उसने गर्दन घुमाकर सौम्या को देखा। साफ सामनी रंगत में हल्की हल्की गुलाबी थी, बड़ी बड़ी काली आंखें चमक रही थीं। बालों को एक तरफ डाले वो डॉक्टर आर्यन पर नजरें जमाए मुस्कुरा रही थी। यशवर्धन ने उस पर से नज़र हटाकर वापस आर्यन को देखा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, इसे जानते हो? वो वापस आर्यन से बोला। जी, सौम्या सिंघानिया, आर्यन ने बर्दाश्त करते हुए कहा। अरे वाह, तुम तो मुझे जान गए। पहले जब मैंने पूछा था तो कहा था कि पागल हूँ। सौम्या ने अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें झपक झपक कर मासूमियत से कहा। आर्यन को उस अनापरस्त बदतमीज लड़की का बोलना सख्त नागवार गुजरा। वो सौम्या को नज़रअंदाज किए यशवर्धन को देखने लगा। मुझे जानते हो? यशवर्धन ने फिर पूछा। जी, यशवर्धन सिंघानिया, उसने छोटा सा जवाब दिया। यशवर्धन ने महसूस किया कि वो बहुत तोल तोल कर बोल रहा था, यानी सामने बैठा लड़का शरीफ और खूबसूरती के साथ समझदार भी था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम किसी पागल को नहीं जानते। सौम्या ने फिर बीच में बोलना जरूरी समझा। आर्यन का बस न चला कि उठकर उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ दे मारे और कहे, हाँ तुम पागल हो, तुम्हारा भाई पागल और तुम्हारा पूरा खानदान भी पागल। पर बेचारा कह न सका। वो लड़की उसकी सोच से ज़्यादा फसादी थी। हाँ, ऐसा कहा था। बोलो, यशवर्धन ने संजीदगी से उससे पूछा, पर अब वो उसकी हालत से मजा ले रहा था। नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि यशवर्धन सिंघानिया आप हैं, उसने सफाई पेश की। अगर मालूम होता तो इससे बदतमीजी नहीं करते? अगला सवाल सौम्या की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं, नाम में सर हिलाया। यानी मेरा डर है इसलिए नहीं करते। अगर इसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो करते? यशवर्धन ने उसे शब्दों में उलझाकर सवाल किया। अगर आपकी बहन के अलावा कोई दूसरी होती तो वो इतनी बदतमीजी भी नहीं करती। वो नरमी से आखिर एक बात कही गया, पर एक ही जुमला बहुत कुछ जता गया। यशवर्धन उसे खामोशी से देखता रहा। इतना अंदाजा तो उसे भी था कि उसकी बहन इतनी तो मासूम नहीं कि बिना कुछ किए सीधा यशवर्धन से शिकायत करे, जबकि उसके जवाब पर सौम्या के माथे पर बल पड़े। तुमने कहा था कि मेरा पूरा खानदान पागल है। यशवर्धन ने जेब से सिगरेट निकाली थी, लेकिन रुक गया। कमरे की दीवार पर लिखा था कि सिगरेट पीना मना है। वो कुछ सोचते हुए खाली हाथ वापस जेब से निकाल गया। मैं अपने उस बात पर आपसे माफ़ी चाहता हूँ, गुस्से में निकल गया था, उसने जताकर अपने किए की माफ़ी मांगी थी। तो दोस्तों, इस नॉवल को कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं जो है इसे टेक्स्ट मोड में अपलोड नहीं कर पाई। बस आप मेरी आवाज़ सुनकर इस नॉवल को सुन सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये नॉवल ऐसे ही पसंद है तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको इसका टेक्स्ट चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर जो मेरे मोबाइल में जो टेक्निकल इशू आ रहा है अगर वो ठीक हो गया तो आपको स्क्रीन पर रिटर्न मोड में ये स्टोरी सुनने को मिलेगी, और अगर ठीक नहीं हुआ
तो आई होप कि आप मेरी इसी तरीके की नॉवल को उतना ही प्यार देंगे जैसा कि पुरानी नॉवल को देते थे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल इस नॉवल के सेकंड पार्ट के साथ।